हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो रीट लेवल 1 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, इसका माइनर टेस्ट नंबर 3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 24/8/2025 को। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करवा दिया है और माइनर टेस्ट नंबर 1 भी हमने सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के माइनर टेस्ट नंबर 1 और माइनर टेस्ट नंबर 2 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे चैनल पर रीट लेवल 2 के जो साइंस मैथ है और रीट लेवल 2 एसएसटी है, उसके भी टेस्ट सीरीज़ के पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 3 रीट लेवल 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। यानी कि जो एमएसएमई नीति है 2024 वाली, वो कौन सी तारीख तक है और लागू रहने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके 31 मार्च 2029 तक है और लागू रहने वाली है एमएसएमई नीति 2024। यानी कि 5 साल के लिए रहती है, तो 24 में लागू हुई है तो 5 साल यानी कि आपके 29 तक हो जाएगी। तो 31 मार्च 2029 तक ये लागू रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्न में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। तो राज्य सरकार का कौन सा है उपक्रम नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यानी कि फार्मास्यूटिकल जो लिमिटेड है, ये आपके राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं रहता है, लेकिन बाकी सभी आपके राजस्थान सरकार के उपक्रम रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि उद्योग और केंद्र दे रखे हैं में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखनी है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है नीली पोट्री, यानी कि ब्लू पोट्री जो है ये अजमेर से संबंधित नहीं है, ये आपके जयपुर से संबंधित रहने वाली है। तो इसमें पहला ही आपके असुमेलित हो जाएगा। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट है, जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ है, और गोटा उद्योग ये आपका आ जाएगा खंडेला के अंदर। तो ये सभी बाकी सही है, लेकिन ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ दे रखे हैं उद्योग, सामने दे रखा है स्थान, कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। सबसे पहले दे रखा है स्टेट वुलन मिल्स, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो कि अलवर के अंदर स्थित है। सीमेंट आपके लाखेरी बूंदी के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन कांच उद्योग आपके इसमें भीलवाड़ा में रहने वाला नहीं है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो रिक्को ने कौन से स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा नीम राणा अलवर के अंदर जापानी औद्योगिक क्षेत्र रिक्को के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य जो परंपरा है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आपके राज सिखों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई। तो प्रथम जो चीनी मिल है वो किस वर्ष स्थापित की गई, तो वो आ जाएगा आपके 1932 के अंदर प्रथम चीनी मिल है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कि उद्योग दे रखा है, सामने उसका स्थित जहाँ स्थान है वो दे रखा है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो टायर ट्यूब फैक्ट्री जो है वो आपके अलवर में रहने वाली है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री जो है ये आपके गंगानगर के अंदर नहीं रहने वाली हुई, तो ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स जो है ये आपके धौलपुर में हो जाएगा। और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है ये आपके डीडवाना नागौर में हो जाएगा। तो ये आपके इसमें बाकी सभी सुमेलित है, लेकिन 2 नंबर जो ऑप्शन है कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर दे रखा है, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। यानी कि जो WDFC है इसका कितना प्रतिशत भाग है और राजस्थान से होकर गुजरता है, तो वो आ जाएगा आपके लगभग 38% भाग है और राजस्थान से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। मतलब सुमेलित का चयन करना था आपको, तो इसमें कौन कौन से मतलब सुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है।
तो सबसे पहला आपको दे रखा है नेक्स्टजन टेक्सटाइल पार्क जो है ये आपके इसमें रहने वाला है पाली के अंदर। तो ये आपके इसमें सुमेलित रहने वाला है भाई। तो टेक्सटाइल पार्क जो कहाँ पे आ जाएगा, पाली के अंदर रहने वाला है। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, किशनगढ़ आपको पता है अजमेर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। जयपुर टेक्सटाइल पार्क ये जयपुर में नहीं स्थित है, ये आपके असुमेलित हो जाएगा। जयपुर इंटीग्रेटेड क्राफ्ट पार्क ये दौसा में आपके नहीं रहने वाला, ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो सी और डी सुमेलित नहीं है, बाकी ए और बी इसमें सुमेलित है। तो देख लो भाई, इसमें देखा है सुमेलित का चयन करना है तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। तो रिक्को के द्वारा एग्रो फूड पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके बोरानाडा जोधपुर के अंदर रिक्को के द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। तो सीमेंट उद्योग के जो स्थायीकरण का प्रमुख कारक है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा, क्योंकि सीमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है वो राजस्थान के अंदर बहुतायत में मिलता है, इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता इसका प्रमुख कारक रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम के युग्म दिए गए हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत जो प्रत्येक जिले के लिए जो उत्पाद निश्चित किए गए हैं वो उत्पाद दे रखे हैं और सामने उससे संबंधित जिले दे रखे हैं, तो कौन कौन से इसमें सुमेलित है वो आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है आपको कसीदाकारी, तो वो आपका आ जाएगा बाड़मेर से, बिल्कुल सही है। दूसरा आ जाएगा फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद, ये आपका रहने वाला जोधपुर से। फिर दे रखा है ब्लू पोट्री, तो ये आपके ब्लू पोट्री हनुमानगढ़ नहीं जयपुर हो जाएगा। और फिर दे रखा है अभियांत्रिकी उत्पाद, तो ये आ जाएगा अलवर। यानी कि ए बी और डी इसमें आपके सही सुमेलित है, तो ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाड़मेर की आ जाएगी कसीदाकारी, और जोधपुर की आ जाएगी फर्नीचर एंड हस्तकला उत्पाद, और अलवर का आ जाएगा आपके अभियांत्रिकी उत्पाद। तो ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्म स्टेशन स्थित है। यानी कि जो RCDF है लिमिटेड, इसका जर्म प्लाज्म जो स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके नरवा खींचियान जोधपुर के अंदर ये स्थित रहता है भाई। तो नरवा खींचियान जोधपुर में स्थित रहता है भाई जर्म प्लाज्म स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित जो संयंत्र है वो कौन सा नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स जो सीकर के अंदर है, ये आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित नहीं है। बाकी चांदमोरी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू ये आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से संचालित है। दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर ये भी संचालित है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू ये भी आपके इसमें संचालित रहता है, लेकिन रामगढ़ वाला है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा रूपनगढ़ सांबर पहाड़ियाँ, ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी सोता नदी का आ जाएगा बैराट की पहाड़ियों से, कांतली आ जाएगी खंडेला पहाड़ियों से, और ऊपरेल नदी आ जाएगी उदयनाथ की पहाड़ियों से, लेकिन ये पहला ही आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो वो आ जाएगी आपके द्रव्यवती नदी जो है ये आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। बाकी सुकली नदी प्रवाहित होती है, जाखम होती है, और भैरवी नदी भी इसमें प्रवाहित होती है, लेकिन द्रव्यवती नदी है वो प्रतापगढ़ से प्रवाहित नहीं होती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। तो खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो कौन सी है, तो इसमें आपके आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा माही नदी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, और एक आपके साबरमती नदी जो है ये भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो 1 और 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, खंबात की खाड़ी वाली नदियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। यानी कि नदी और सही नदियाँ दे रखा है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सोम नदी, मेसवा और सारणी यही आपके सही सुमेलित नहीं है। बाकी माही की सहायक नदी आ जाएगी मोरैन और इरू, लूणी की आ जाएगी सागी और बांडी, साबरमती की आ जाएगी हथमती, याजम, ये सब इसमें रहने वाला, लेकिन सोम नदी की सहायक नदियाँ इसमें सुमेलित नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे रखा है 20 नंबर,
निम्नलिखित युग्मों यानी कि नदी और प्रवाह दिशा में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखनी है। तो इसमें आ जाएगी साबी नदी जो है वो आपके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो ये इसमें बिल्कुल सुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है, लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो लूणी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला कथन दे रखा है, लूणी नदी सागरमती और सरस्वती की संयुक्त धारा है। तो बिल्कुल सही है भाई, जो लूणी नदी है वो आपकी सागरमती नदी और सरस्वती जो नदी आती है इन दोनों की संयुक्त धाराएँ मिलती है तो इससे बनती है लूणी नदी, ठीक है ना। इसके बाद आपको दे रखा है, लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। तो बिल्कुल सही है भाई, जो इस नदी का जो पूर्वी बेसिन आता है वो इसमें आपके काला भूरा डूंगर के नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा दे रखा है, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 5.6% भाग है वो प्रभावित होती है। तो ये इसमें आपके हो जाएगा असत्य। और यह नदी कच्छ के रण में प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है अभी, कच्छ के रण में प्रभावित होती हुई ये आगे आपके कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है ये असत्य होने वाला है, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है 22 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं है। यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम है वो राजस्थान से नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो काकनी नदी है, ये अंत्यप्रवाह की नदी है, तो ये तो राजस्थान में हो जाएगी। साबरमती नदी है, इसका भी आपको देखोगे उद्गम है उदयपुर से होता है, तो ये भी आपके राजस्थान में होने वाली है। लेकिन काली सिंध नदी ये मध्य प्रदेश से आती है, पार्वती नदी ये भी आपके मध्य प्रदेश से आती है, यानी कि इन दोनों का उद्गम जो है वो राजस्थान में नहीं है भाई। तो पहला और तीसरा इसमें आपके सही हो जाएगा। तो 22 में 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सुमेलित करके लिखना है भाई। सूची 1 में दे रखा है जिला, सूची 2 में दे रखी है आपको नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है उदयपुर की कौन सी नदियाँ हैं, तो वो इसमें आपके आ जाएगी वाकल और साबरमती नदी जो है वो आपके उदयपुर से संबंधित रहने वाली है। फिर आपको इसमें दे रखा है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में आ जाएगी आपके मानसी और मिनाल नदियाँ जो है वो आपके भीलवाड़ा की नदियाँ रहने वाली है। और फिर आपके आ जाएगा भरतपुर, तो भरतपुर के अंदर आपके रहने वाली है गंभीरी नदी और पार्वती नदी जो है वो आपके भरतपुर से निकलने वाली नदियाँ रहती है। फिर आता है आपके जयपुर, तो जयपुर में आ जाएगा आपकी मोरेल नदी और ढूंढ नदी जो है ये आपके जयपुर की नदियाँ रहती है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल नदी की जो बाएं किनारे की नदियां हैं वो कौन सी रहती है, तो वो इसमें आ जाएगी बामनी नदी जो है ये चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। तो त्रिवेणी संगम से संबंधित कौन सा युग्म है वो नहीं है, तो वो आपके देखो इसमें सबसे पहले दे रखा बनास बेड़च और मेनाल। तो बनास बेड़च और मेनाल ये आपके त्रिवेणी संगम रहता है, लेकिन सागरमती अहेली और अंधेरी जो है ये इसमें कोई भी आपके त्रिवेणी संगम नहीं रहता है। जबकि चंबल है, बनास है, सीप है, ये इनका आपके रहता है। और बनास खाई और डाई और खारी ये आपके बिल्कुल इसमें रहता है। तो इसमें सभी आपके रहने वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें त्रिवेणी संगम नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यानी कि जो तथ्य दे रखे हैं आपको ये कौन सी नदी के बारे में दे रखे हैं वो आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहला कथन दे रखा है कि ये नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है और मांगली और घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो मांगली नदी और घोड़ा पछाड़ जो नदियाँ हैं वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो वो आ जाएगी आपके मेज नदी इसमें रहने वाली है, जिसका उद्गम है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती है। तो सांबर झील के अंदर कौन सी नदी का जल नहीं गिरता है वो आपको इसमें चयन करके लिखना है। तो खंडेला का गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है और तुरतमती ये भी नदी आपके सांबर झील में गिरती है। लेकिन सागरमती जो नदी है इसका पानी सांबर झील के अंदर प्रवाहित नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी कि आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है वो आपको इसमें चयन करना है। तो सभी आपके आंतरिक प्रवाह, रूपारेल आंतरिक, मेडा आंतरिक, रूपनगढ़ आंतरिक
लेकिन साबरमती नदी जो है ये आपके गुजरात से होते हुए आगे कच्छ की खाड़ी में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपके इसमें हो जाएगा बाहर की नदी, यानी कि अंत्य प्रवाह की नदी नहीं रहती है। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल 5। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमिकल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि इस नदी के अंदर इतना रासायनिक पदार्थ है वो प्रवाहित किया जाता है कि इसे अब रासायनिक नदी या फिर केमिकल रिवर के नाम से इसको जानते हैं। तो वो नदी आपकी आ जाएगी बांडी नदी। बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है। तो राजस्थान की सबसे अधिक जल उपलब्धता वाली नदी कौन सी है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी रहने वाली है भाई। तो सर्वाधिक जल उपलब्धता चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध निर्मित है। तो कौन सी नदियों के संगम पर है वो पांचना बांध स्थित है, तो वो आपके आ जाएगी इसमें भद्रावती नदी, अट्टा नदी, माची नदी, बरखेड़ा नदी और भैंसावट नदी जो है ये आपके इसमें पांचना बांध इसके ऊपर स्थित रहता है भाई, इसके ऊपर स्थित रहता है भाई, ठीक है। तो 31 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 32 नंबर, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम यानी कि अंत से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि बनास नदी के किनारे इसके संगम से उद्गम की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सहायक नदियों किस क्रम में पाएंगे, तो वो क्रम आपके इसमें रहने वाला है। सबसे पहले आएगी मानसी नदी, फिर आएगी खारी नदी, फिर आएगी कोठारी नदी, फिर आएगी आपके मेनाल नदी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है, ढांड संदर्भित है। तो ढांड जो है वो संदर्भित है, वो किसे कहते हैं ढांड, तो वो आ जाएगा आपके थार के मरुस्थल में अस्थायी जो झील होती है उसे ढांड के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से किस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकाली गई है। तो श्यामपुरा और जो भाट नहरें हैं वो आपके जयसमंद झील से निकाली गई है, जो कि सिंचाई के लिए वहाँ पे जल आपूर्ति करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मीठे पानी की झीलों को दर्शाता है। यानी कि कौन कौन सी झीलें हैं जो कि मीठे पानी की रहती है। तो इसमें आपको युग्म देखना है कि कौन कौन सी नदियाँ वो मीठे पानी की है। तो वो आपका आ जाएगा देखो कायलाना झील और बालसमंद झील जो है ये आपके मीठे पानी की झीलें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर आपको दे रखा है, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराजों की संख्या है। यानी कि जो पार्वती और कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना है इसके तहत बैराजों की जो संख्या है वो कितनी रहती है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें 6 बैराजों की संख्या रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से बांध और संबंधित नदी में से असुमेलित युग्म कौन सा है। तो इसमें आपको असुमेलित युग्म के बारे में पूछा है, तो आ जाएगा देखो नवनेरा बैराज ये आपके रहता है कालीसिंध नदी के ऊपर, बिल्कुल सही है। और रामगढ़ बैराज तो ये रहता है आपके कोल नदी पर, बिल्कुल सही है। और महलपुर बैराज तो ये आपका आ जाएगा पार्वती नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन कुन्नू बैराज जो है ये आपके मेज नदी पर उपस्थित नहीं रहता है, तो ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। जबकि नवनेरा आपकी कालीसिंध पर है, रामगढ़ कोल नदी पर है और महलपुर जो है वो बैराज आपके पार्वती नदी पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कौन सा बांध है वो नहीं है। तो इसमें आपके देखो भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है और ओरई बांध चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन कानोटा बांध जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पिच्याक बांध के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किस बांध को पिच्याक बांध के नाम से भी जानते हैं, तो वो आ जाएगा आपके जसवंत सागर जो बांध है इसको पिच्याक बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि पिच्याक बांध यानी कि जसवंत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको इसमें से सही कोट का है वो चयन करके लिखना है कि अभी कौन कौन से कथन है वो सत्य है, उसका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है देखो माही बजाज सागर बांध नरनिया बांसवाड़ा में स्थित है। तो नरनिया बांसवाड़ा के अंदर स्थित नहीं है भाई, तो ये हो जाएगा आपकी गलत।
भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी के ऊपर स्थित है, बिल्कुल सही है। जो भीमलत जलप्रपात है ये आपके बूंदी जिले में स्थित है और नदी कौन सी है, तो मांगली नदी के द्वारा निर्मित होता है। और फिर दे रखा आपको सही परियोजना जमई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही है। सही परियोजना जो है वह उदयपुर में है और ये आपके जमई बांध जो पाली वाला है इसमें अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें आपके बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बी और सी वाला कथन कौन सा है, तो तीसरा कथन जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर आपको दे रखा है, चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया है। तो चंबल परियोजना के कौन से चरण के अंदर जवाहर सागर बांध जो है वो निर्मित किया गया है, तो जवाहर सागर बांध का निर्माण तृतीय चरण के अंतर्गत किया गया था भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 42 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं बांध और सामने दे रखा है आपको संबंधित जिला और आपको इसे सुमेलित करके लिखना है भाई। तो मोरेल जो बांध है ये आपके कौन से ज़िले में रहता है, तो वो आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 1, तो ए में आ गया 1। फिर दे रखा है चिक्कलवास जो बांध है ये आपके कौन से ज़िले में है, तो चिक्कलवास बांध जो है ये आपके आ जाएगा उदयपुर के अंदर भी, यानी कि दूसरे में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है हिंगोनिया बांध जो है ये कौन से ज़िले में है, तो हिंगोनिया बांध आपके आ जाएगा जयपुर ज़िले के अंदर रहता है हिंगोनिया बांध, ठीक है। फिर दे रखा है कोट बांध, तो कोट बांध आपके आ जाएगा झुंझुनू के अंदर भी। तो मोरेल बांध हो गया सवाई माधोपुर, चिक्कलवास बांध हो गया उदयपुर, हिंगोलिया बांध हो गया आपके जयपुर, कोट बांध हो गया आपके झुंझुनू, यानी कि इसमें आ जाएगा 3। तो 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 43 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम कौन सा है। तो पूर्व से यानी कि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर जो झीलों का क्रम है वो कौन सा रहता है देखना आपको इसमें। तो वो आ जाएगा सबसे पहले सिलीसैट झील, फिर आएगा फौजसागर झील, फिर आएगा कायलानस झील, फिर आएगा गढ़ीसर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि एक तरफ दे रखे हैं जिले, सामने दे रखी है झीलें, तो कौन सा आपके इसमें सही सुमेलित है वो आपको चयन करना है। तो इसमें बूंदी ज़िले के अंदर दे रखी है आपको भीमलत और जैत सागर ज़िले रहती है, बिल्कुल सही है। और जो धौलपुर के अंदर तालाब सही और भीम सागर ये आपकी गलत दे रखी है। जालौर में बालसमंद और जयसागर ये भी गलत है क्योंकि बालसमंद जोधपुर के अंदर है। दौसा आपके झिलमिली और मोती सागर ये भी आपकी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल समुच्चय खरीफ फसल से संबंधित नहीं है। तो खरीफ फसल से संबंधित कौन सा युग्म नहीं रहता है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपको जो अलसी और तारामीरा दे रखा है ये आपके रबी की फसल रहती है ना कि खरीफ की, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो जो जयपुर दे रखा है, अजमेर है, दौसा है और टोंक है, ये ज़िले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें आपके रहने वाला है 3rd A के अंतर्गत ये सम्मिलित रहते हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो प्रदेश रहता है जलवायु क्षेत्र का, उसके तहत आपके जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक सम्मिलित रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना अंश है वो शुद्ध बुआई क्षेत्र है। तो शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो आपका आ जाएगा 53.10% इसमें रहने वाला है भाई। शुद्ध बुआई क्षेत्र यानी कि 53.10% है वो शुद्ध बुआई क्षेत्र है भाई इस बार का 23-24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है 38 नंबर, निम्नलिखित यानी कि फसल और प्रमुख किस्म दे रखी है, कौन सा आपको असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखी है गेहूँ, तो गेहूँ की किस्म आती है गंगा सुनेरी और सोनालिका, बिल्कुल सही है। फिर दे रखी है बाजरा, तो बाजरा की दे रखी है ज्योति और राजकिरण, तो ये इसमें आपकी हो जाएगी गलत, ये इसमें सुमेलित नहीं रहने वाली है। चावल की आती है माई, सुगंधा और बासमती आपके चावल की किस्म रहती है भाई। और सरसों की रहती है पुस्सा, बोल्ड और पीताम्बरी, ये आपके रहती है सरसों की किस्म, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित नहीं है वो आपको बताना है।
तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके रहता है सेवर भरतपुर के अंदर। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके आता है सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो ये आपके जो शुष्क बागवानी संस्थान है ये आपके आ जाता है बिछवाल बीकानेर के अंदर। बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि आपकी जो काजरी है ये आपका जाती है जोधपुर के अंदर। फिर दे रखा है मक्का अनुसंधान केंद्र उदयपुर, तो ये उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है भाई, ये आ जाएगा आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित रहता है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 की तुलना में 24-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो कमी तो आप देखोगे तिलहन के अंदर कमी हुई है और कपास के अंदर भी कमी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधा हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण साख सुविधाओं के लिए जो ऋण देती है उसमें सबसे ऊपर जो संस्था आती है वो आपके इसमें रहती है अभी नाबार्ड। यानी कि नाबार्ड जो है वो ग्रामीण साख सुविधाओं के लिए ऋण देने वाली सबसे ऊपरी संस्था रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो पहाड़ों और ढलान पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं भाई चिमाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ दे रखी है फसल, सामने दे रखा है 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान। तो देखो मूंगफली के अंदर भारत का तृतीय स्थान दे रखा है जो कि आपके इसमें सही नहीं है। बाकी सोयाबीन के अंदर तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। रैपिड सीड यानी कि रैप सीड एवं सरसों इसमें आपके प्रथम स्थान रहता है। बाजरा के अंदर तो प्रथम स्थान रहता ही है भाई हमेशा राजस्थान का, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मूंगफली में तीसरा स्थान असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक है। यानी कि कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादित होती है, तो वो आ जाएगी आपके चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ज्वार है वो प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि उद्यानिकी फसल एवं संबंधित स्थल में से असुमेलित युग्म है। तो इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा है, तो सबसे पहले दे रखा है सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आपके रहता है बूंदी के अंदर। यानी कि सब्जी छोटी से नाम है सब्जी, तो बूंदी भी छोटा सा नाम है, तो सब्जी का तो उत्कृष्टता केंद्र है वो आ जाएगा बूंदी के अंदर। फिर दे रखा खजूर उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आपके नाता कोटा में नहीं रहने वाला, ये इसमें हो जाएगा गलत। आम उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आ जाएगा खेमरी धौलपुर के अंदर, ठीक है। अनार उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आ जाएगा आपके बस्सी जयपुर के अंदर, लेकिन आपके खजूर वाला इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि फसल और सर्वाधिक उत्पाद में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो असुमेलित युग्म की आपको पहचान करके लिखना है, तो वो आ जाएगा आपके बाजरा। तो बाजरा सर्वाधिक होता है बाड़मेर और अलवर के अंदर, बिल्कुल सही है। गेहूँ सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ बूंदी, तो ये आ जाएगा आपकी गलत। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी और हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके हो जाएगा असुमेलित युग्म रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है। यानी कि जो देश का कुल सरसों उत्पादित होती है इसमें राज्य का अंश कितना रहता है, वो आ जाएगा आपके 46.13% जो है ये आपके इसमें राज्य का अंश रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर आपको दे रखा है, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। यानी कि तिलहनी फसल कौन सी है जो दालों की तरह मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्तर होता है उसको बढ़ाती है, तो वो फसल आपकी रहती है मूंगफली। यानी कि मूंगफली जो है ये आपके मृदा के अंदर नाइट्रोजन का जो स्तर है इसको बढ़ा देती है भाई, इसलिए ये आपका आ जाएगी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर आपको दे रखा है, 59 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 25% रहता है। यानी कि 50%, यानी कि लगभग 50% है वो राजस्थान का हिस्सा रहता है, तो वो फसल आ जाएगी आपके गंवार।
कि गंवार के उत्पादन में अगर पूरे देश में देखा जाए तो 50% हिस्सा तो अकेले राजस्थान का रहता है भाई, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं राजस्थान मतलब सूरवीरों की धरती, क्योंकि सारे के सारे किसान लोग हैं और बहुत ही कहते हैं ना हार्ड फाड़ काम करते हैं भाई, इसलिए ये आ जाएगा आपके गंवार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य के कौन से जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। यानी कि जो लहसुन का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है बजट के अंदर, तो वो आ जाएगी आपके इसमें 12 के अंदर लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा भाई, तो 12 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थानी में लोक व्यवहार के आधार पर अहमनी नाम का आख्यान काव्य किसने किया था, किसने लिखा था, मतलब यानी अहमनी जो है इस नाम से जो काव्य लिखे गए थे वो किसके द्वारा लिखे गए थे, तो वो इसमें आ जाएगा आपके डेलजी के द्वारा इसे लिखे गए थे। यानी कि अहमनी यानी कि डेलजी एम जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना मध्यकालीन चारण साहित्य की नहीं है। तो मध्यकालीन चारण साहित्य की रचना कौन सी नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है रतन रासो रहती है, गज गुण रूपक भी रहती है, राव जयसिरो छंद भी रहता है, लेकिन गुण विजय ब्याह जो है ये आपके मध्यकालीन चारण साहित्य नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से लेखक और रचना कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। यानी कि एक तरफ दे रखे हैं लेखक, सामने दे रखी है उसकी रचना, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो कर्णिदान कविया इन्होंने लिखी थी जस रत्नाकर, जो कि आपको हो जाएगी गलत, ठीक है ना, सुमेलित पहला ही नहीं रहने वाला। गार्डन गोपीनाथ इनकी रहती है ग्रंथराज, और बारट आशा तो बागजीरा दुआ ये आपके आशा बारट के द्वारा या फिर बारट आशा के द्वारा लिखी गई थी। हमीरदान रत्नू तो देसल जीरी वचनिका जो है ये आपके हमीरदान रत्नू के द्वारा लिखी गई थी, देसल जी की वचनिका। और बागजीरा दुआ जो है वो लिखी गई थी बारट आशा के द्वारा, और ग्रंथराज जो है ये लिखी गई थी आपके गार्डन गोपीनाथ के द्वारा। और जस रत्नाकर ये आपके इसमें कर्णिदान है वो गलत हो जाएगा, तो पहला ही आपके इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती है। यानी कि लोक साहित्य के अंदर किसकी वो गिनती नहीं होती है, तो वो आ जाएगी आपकी एकांकी जो है ये आपके लोक साहित्य में गिनती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन रचना को दुर्सा आडा ने 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। यानी कि दुर्सा आडा ने जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना आती है वेली किसने रुक्मणी ख्यात, इसको दुर्सा आडा ने कहा है कि ये तो 5वां वेद है और 19वां पुराण रहता है। यानी कि 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा किसे दी गई, तो पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किसन रुक्मणी की ख्याल को कहा गया था। और किसने दी थी उपाधि, तो दुर्सा आडा ने दी थी। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो किस शासक कौन से राज्य के शासक थे, तो ये आपके बीकानेर के शासक रहते हैं भाई, राय सिंह के भाई थे और कल्याणमल के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। और इन्होंने ये जो रचना लिखी है ये आपके गागरोन के किले के अंदर लिखी थी, क्योंकि अकबर ने इनको गागरोन का कार्यभार दिया था, तो वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने लिख दी वेली किसने रुक्मणी ख्यात। और वो इतनी प्रसिद्ध हुई थी, इतनी फेमस हुई थी कि इनको बड़े बड़े इतिहासकारों ने पढ़ा और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। इसलिए दुर्सा आडा ने कहा था कि ये तो एक 5वां वेद है और 19वां पुराण है। तो ये आ जाएगा आपके पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किसन रुक्मणी ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है इनके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करके लिखना है भाई। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। तो बिल्कुल सही है, कुल 60 पदक जीते थे, इसमें से 24 वो स्वर्ण पदक जीते थे। राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते थे, तो इसमें शूटिंग के अंदर सर्वाधिक नहीं जीते थे भाई, सर्वाधिक पदक आए थे साइकिलिंग के अंदर, ठीक है ना। एथलेटिक हंसराज दायल ने 1.5 kg डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। हंसराज दायल का संबंध किससे रहता है, तो डिस्कस थ्रो से रहता है, और उन्होंने आपके डिस्कस थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक भी जीता है, ठीक है ना। सत्य कथन कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला और तीसरा आपके सत्य कथन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो है वो किस खेल से खिलाड़ी हरचंद सिंह का संबंध रहता है,
तो इन्होंने हरचंद सिंह ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको पूछा गया है कि इनका संबंध है वो कौन से खेल से रहता है, तो हरचरण सिंह है, इसका मतलब है वो आपके भारोत्तोलन से संबंधित रहने वाले हैं भाई, वेट लिफ्टर हैं भाई ये हरचरण सिंह जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। यानी कि जो अल्बानिया के अंदर आयोजित हुई थी अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसमें राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी थी जिसने कांस्य पदक जीता था, तो वो आ जाएगी आपकी मोनिका सयोराण जो है ये आपके इन्होंने कांस्य पदक जीता है कुश्ती के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है, चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो चीन में आयोजित हुई थी वुशु चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी थे जिसने 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है, तो वो आ जाएगा आपके नितिका बंसल जो है, इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। तो जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर जो स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है वो आपका आ जाएगा अर्जुन कुमार मेघवाल के द्वारा, अर्जुन कुमार विश्नोई के द्वारा जीता गया था भाई। अर्जुन कुमार जो विश्नोई है, इन्होंने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है और इन्होंने राजस्थान का नाम है वो रोशन किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी का चयन कीजिए जिसने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक है वो जीता है। तो कौन से खिलाड़ी है जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर 2 तो स्वर्ण जीते हैं और 1 है वो आपके रजत पदक भी जीता है, तो वो आ जाएगा आपके देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया ने राजस्थान में ऐसे राजस्थान के खिलाड़ी झुंझुनू के रहते हैं ये, और इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर 2 तो स्वर्ण जीते हैं और 1 आपके रजत पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलेटिक्स कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है। यानी कि किसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक सदस्य चुना गया था, तो वो आ जाएगा आपके कृष्णा पूनिया को ये चुना गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि राजस्थान के जो कृष्णा पूनिया हैं इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्य जो एथलेटिक्स कमीशन बना था इसका निर्विरोध सदस्य के रूप में इनका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंधित है। यानी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है इसमें राजस्थान के खिलाड़ी थे जिसका नाम था अनंतजीत सिंह नरूका, इनका संबंध जो है वो आपके रहता है अभी निशानेबाजी से संबंधित रहते हैं। तो अनंतजीत सिंह का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से संबंधित रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन है। यानी कि जो शतरंज के अंदर ग्रैंड मास्टर बने थे इसमें राजस्थान का भी एक खिलाड़ी था, वो कौन थे, तो वो आ जाएगा आपके अभिजीत गुप्ता जो है, ये एकमात्र राजस्थानी है जो कि आपके शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 नंबर आपको दे रखा है, दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको पहचान करनी है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन दे रखा है, झुंझुनू निवासी दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, तो ये आपके झुंझुनू से संबंधित नहीं रहते हैं भाई, तो पहला ही कथन इसमें गलत हो गया। इन्होंने हांगजो चीन में आयोजित एशियाई गेम्स 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है भाई। स्वर्ण पदक जीत करके चीन के अंदर भारत का नाम है रोशन किया है भाई दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ ने। फिर दे रखा, इन्हें भारत चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव आइकन भी घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है भाई। राजस्थान चुनाव जो आयोग हुए थे, राजस्थान के जो चुनाव हुए थे विधानसभा वाले, इसमें इनको चुनाव आइकन भी घोषित किया गया था। इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। 2024 का जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार है, क्योंकि दिव्य कीर्ति सिंह जो है वो मारवाड़ यानी कि राजस्थान के रत्न है भाई, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाई चाइना के अंदर, तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि वो तो पुरस्कार के है ही हकदार। तो इन्होंने मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित भी किया गया था। यानी कि आपके पहला कथन इसमें असत्य हो जाएगा, बाकी सभी कथन आपके इसमें सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर आपको दे रखे हैं, वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन है।
यानी कि 2024 के अंदर अर्जुन अवार्ड जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन थे, वो आ जाएगी आपके मोना अग्रवाल जो है, इनको आपके 2024 के अंदर अर्जुन अवार्ड दिया गया था और ये आपके राजस्थान के खिलाड़ी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में असुमेलित युग्म का असुमेलित का चयन कीजिए। यानी खिलाड़ी और उनके सामने संबंधित खेल दे रखा है, तो कौन सा इसमें असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है खुशी राम, तो खुशी राम का खेल आता है अभी बास्केटबॉल, बिल्कुल सही है। भुवनेश्वरी कुमारी, इनका संबंध रहता है आपके स्क्वैश से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। लक्ष्मण सिंह का संबंध रहता है गोल्फ से, तो ये भी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बजरंग लाल ताखर जो है ये आपके घुड़सवारी से संबंधित नहीं रहते हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें असुमेलित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया था। यानी कि जो प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-23 जो 1982-83 जो था, वो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया था। तो गोपाल सैनी को दिया गया था, हमीदा बानो को भी दिया गया था, लेकिन रामदेव शर्मा इसमें शामिल नहीं थे, वर्षा सोनी भी इसमें शामिल थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके शामिल नहीं थे भाई। तो रामदेव शर्मा को महाराणा प्रताप पुरस्कार नहीं दिया गया था, बाकी गोपाल सैनी, हमीदा बानो और वर्षा सोनी को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर आपको दे रखा है, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है। तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो श्याम सुंदर राव को दिया गया था, इनका संबंध है वो किस खेल से रहता है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा वॉलीबॉल खेल से रहता है भाई। तो इनका संबंध किससे आ जाएगा, तो वॉलीबॉल से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध कहाँ से है। तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो कृष्णा नागर है, इनका संबंध है वो कहाँ से रहता है, तो वो आपका आ जाएगा जयपुर से संबंधित है कृष्णा नागर, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहते हैं। तो कृष्णा नागर जयपुर से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि बर्तन बैंक के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है। पहला कथन आपको दे रखा है, देखो, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा के अंदर खोला जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। बर्तन बैंक योजना के तहत जो पहला बर्तन बैंक खुलेगा वो खैराबाद कोटा के अंदर है वो खोला जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, प्रत्येक चिन्हित पंचायत में कम से कम 600 बर्तन सेट रखे जाएंगे, तो ये गलत आ जाएगा भाई, 600 बर्तन सेट इसमें नहीं है। तीसरा दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत सामाजिक समारोह हेतु 3 रुपये प्रति सेट क्रय की दर से बर्तन उपलब्ध होंगे, बिल्कुल सही है भाई। 3 रुपये प्रति बर्तन के हिसाब से आपका कोई अगर समारोह वगैरह है तो उसमें आप आराम से इन बर्तनों का यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके ए और सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 नंबर आपको दे रखा है, 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक बेस लाइन रिपोर्ट के समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की शीर्ष पंचायत कौन सी है। तो इसमें आपके जो शीर्ष पंचायत है वो आ जाएगा पिंडवाड़ा, साबला, डूंगरपुर जो है वो इसके तहत आपके सबसे शीर्ष पंचायत रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, वर्ष 2025-26 हेतु गठित विधानसभा की समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी कि एक तरफ दे रखे हैं आपको समिति, सामने दे रखे हैं उसके अध्यक्ष, तो कौन इसमें असंगत है वो आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है राजकीय उपक्रम समिति, इसमें आपके आ जाएगा कालीचरण सराफ जो है वो राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है याचिका एवं सदाचार समिति, इसमें आपके संदीप शर्मा है वो असंगत रहने वाला है भाई। इस समिति के जो अध्यक्ष संदीप शर्मा है वो नहीं थे, आपको कमेंट करके बताना है कि याचिका एवं सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तीसरा दे रखा है जन लेखा समिति, इसके आ जाएगा आपके टीकाराम जूली जो कि अभी विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी है। और कार्य सलाहकार समिति, इसके आ जाएगा आपके वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी है। तो इसमें आपके दूसरा जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, 17 अप्रैल को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने डैश 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 में रीन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया था, तो वो आ जाएगा आपके पोखरण जैसलमेर के अंदर 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी
कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के अवसर पर किसे व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन परवाज व महिला बीट सिस्टम संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें अनिल कुमार बेनीवाल को ये पुरस्कार दिया गया था भाई। तो अनिल कुमार बेनीवाल जी को ये पुरस्कार आपके दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन परवाज व महिला बीट सिस्टम को संचालित करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अभी, ऑपरेशन परवाज व महिला बीट सिस्टम को संचालित करने के लिए इनको मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया था। किसे दिया गया? तो अनिल कुमार बेनीवाल जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 नंबर आपको दे रखा है। सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान यानी कि पीरियड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान, जिसमें पीरियड का पीरियड यानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें आपको विचार करके देखना है कि सत्य कथन कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है 7 अप्रैल को इस अभियान का शुभारंभ हटवाड़ा जयपुर से किया गया था। तो बिल्कुल सही है भाई, हटवाड़ा जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया? तो 7 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया था हटवाड़ा जयपुर से, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है ये अभियान राजस्थान मदरसा बोर्ड व वेदांता फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ये आप क्या जाएगा? गलत है, इसमें कोई मदरसा बोर्ड या फिर कोई वेदांता फाउंडेशन शामिल नहीं है भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि केवल एक कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अंडर 20 जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है, इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि कौन कौन से कथन है आपके सत्य रहने वाले हैं, ठीक है ना। पहला दे रखा है आपको 20 से लेकर 22 अप्रैल तक इस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो यह आपको हो जाएगा गलत। इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग फ्रीस्टाइल कुश्ती के 61 किलोग्राम भार वर्ग में युद्धवीर सिंह बराड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी आ जाएगा आपके गलत। यानी कि सत्य न तो आपके पहला सत्य है न आपके दूसरा सत्य है। सत्य कथन पूछा है तो दोनों ही कथन आपके असत्य रहने वाले हैं। तो इसमें न तो ए और न ही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है। 12 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष है वो किससे बनाया गया? यानी कि 12 अप्रैल को जो राजस्थान सरकार द्वारा गठित है राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष है वो किससे बनाए गए? तो वो आ जाएगा आपके ललित के पंवार को इसके अध्यक्ष है वो बनाए गए थे भाई। तो ये ध्यान रखना, समिति का नाम राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति, जिसका गठन 12 अप्रैल को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो ललित के पंवार जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो प्रशासनिक इकाई तो पंवार, ठीक है ना। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन तो पंवार, ध्यान रखना भाई, पे आपको मैच कर लेना है, ठीक है ना। तो ललित के पंवार जो है वो प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है। 31 अप्रैल 2025 को जारी की गई राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की परिचालन अवधि है। यानी कि 31 अप्रैल 2025 की जो आती है जारी की गई राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की जो परिचालन अवधि है वो कब से कब तक रहती है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा भाई 31 मार्च 2029 तक इसके परिचालन की अवधि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा टाइप ए डायबिटीज़ की देखभाल हेतु कौन सा कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपके डायबिटीज़ जो टाइप ए की डायबिटीज़ है इसकी देखभाल के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आरंभ किया गया, वो आ जाएगा आपके मिशन मधुहारी जो है ये कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था भाई, मिशन मधुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है। निम्नलिखित परिस्थितियों को कोलबर्ग के चरणों से मिलाइए। यानी कि जो ये परिस्थितियाँ दे रखी है आपको, इसको कोलबर्ग के सिद्धांतों के या उनके चरणों के अकॉर्डिंग आपको मैच करके लिखना है। नीचे आपको इसके चरण दे रखे हैं तो इस चरण के अकॉर्डिंग आपको इसमें मैच करके वापस लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो, बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। तो इसमें आपके कौन सा चरण रहता है? तो इसमें आपके जो चरण आने वाला है वो आ जाएगा आपके चरण नंबर 1 की दंड व आज्ञा का इसको आपके डर रहता है
कि जो ये दो बी नंबर दे रखा है वो इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। यानी कि दंड और आज्ञा के द्वारा वो डरता है कि पुलिस पकड़ेगी तो दंड देगी, तो दंड और आज्ञा इसमें रहने वाला है। फिर दे रखा है छात्र कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये आपके कौन सा चरण रहता है, तो इसमें आपके चरण आ जाएगा व्यक्तिगत लाभ, यानी कि उसका खुद का भी लाभ है भाई कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा चरण नंबर 2। फिर आपको दे रखा है सीमा अपने दोस्तों की नज़र में अच्छी बच्ची बनने रहने के लिए सच बोलती है। यानी कि सीमा जो है वो अपने दोस्तों के बीच में जो अच्छा बनने के लिए वो सच बोलती रहती है। तो ये आपके कौन से चरण में रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके अच्छा लड़का और भली लड़की। यानी कि भाई सच बोल रही है, इसका मतलब है कि अच्छी लड़की है, भली लड़की है, संस्कारी परिवार की लड़की है। तो इसमें आपके आ जाएगा चरण नंबर 3। यानी कि पहले में बी है, दूसरे में ए है, तीसरे में सी है। तो चौथा आपको दे रखा है युवक कहता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना चाहिए। यानी कि युवक है वो ज्ञान दे रहा है कि समाज की जो व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा सामाजिक कानून व्यवस्था, यानी कि इसका आ जाएगा चरण नंबर 4। तो BACD यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है कॉलम ए यानी कि सिचुएशन दे रखी है कुछ, और कॉलम बी में आपको इसके स्टेज दे रखे हैं। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है। तो पहला आपको इसमें दे रखा है कि बच्चा कहता है नियम भगवान ने बनाए हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। यानी कि जो नियम है वो किसने बनाए, तो भगवान ने बनाए और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता। तो इसमें आ जाएगा आपके प्रयत्न की नैतिकता रहती है, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके ए। फिर आता है कि बच्चा कहता है कि नियम हम सब मिलकर बदल सकते हैं। पहला तो कहता है कि नहीं बदला नहीं जा सकता, फिर कहता है कि नहीं हम सब मिलकर के तो बदल ही सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके स्वायत्त नैतिकता, यानी कि दूसरे में आ जाएगा बी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 93 यदि शिशु की आवश्यकताएं पूरी न हो तो वह किस भाव से ग्रस्त हो सकता है। यानी कोई शिशु है और उसकी अगर आपने कोई आवश्यकताएं पूरी नहीं की है तो वो किस भाव से ग्रसित हो जाएगा, तो वो आ जाता है इसमें आपके अविश्वास के भाव से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है सामर्थ्य का संबंध है। तो सामर्थ्य का जो संबंध है वो किससे रहता है, तो वो आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित रहता है सामर्थ्य का संबंध। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा ये जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा दूध होता है, तो ब्रूनर के अनुसार ये किस अवस्था में है। यानी कि बच्चा है वो जिद कर रहा है कि मैं बड़े गिलास में दूध पीऊँगा, तो ये है वो किस सिद्धांत की या किस अवस्था के अंतर्गत होता है, वो आ जाएगी आपके प्रतिबिंबात्मक अवस्था के अंतर्गत रहता है भाई। तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है आरव ने बचपन में कोविड-19 महामारी का अनुभव किया और लॉकडाउन के कारण उसका विद्यालय बंद हुआ और पढ़ाई का तरीका ऑनलाइन हो गया। यह किस प्रणाली से संबंधित है, तो ये आपके प्रणाली आ जाएगी इसमें क्रोनो सिस्टम जो है इस प्रणाली के तहत ये संबंधित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकीय सिद्धांत यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में सही क्रम क्या है। तो इस सिद्धांत का जो सही क्रम है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, फिर आएगा मीजो सिस्टम, फिर आएगा एक्सो सिस्टम, फिर आएगा मैक्रो सिस्टम, फिर आएगा आपके क्रोनो सिस्टम। यानी कि सबसे पहले आपके माइक्रो सिस्टम, फिर आएगा आपके क्रोनो सिस्टम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बोर्न-फ्रेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत का सही क्रम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 98 आपको दे रखा है विकासात्मक कार्यों को यदि व्यक्ति समय पर पूरा नहीं करता है तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है। यानी कि जो विकासात्मक कार्य है उनको अगर व्यक्ति समय पर पूरा नहीं करता है तो सामान्यतः क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, तो वो आ जाएगा कि वही कार्य जीवन के अगले चरण में कठिनाई के साथ प्रकट होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, कठिनाई के साथ है वो अगले चरण में प्रकट हो जाते हैं। इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है कि सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दे रखा है। इसमें पहले में दे रखा है लाइफ स्टेज, दूसरे में दे रखा है आपको डेवलपमेंट या फिर टास्क यानी कि कार्य है। तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है। पहला आपको दे रखा है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या कार्य करता है कि वो चलना सीखता है भाई। तो इसमें शैशवावस्था का हो जाएगा आपके चलना सीखना, यानी कि पहले का हो जाएगा 1,
फिर आपको दे रखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का आ जाएगा आपके सोच पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है वो, यानी कि सुसु वगैरह है वो अब वापस टॉयलेट में जाके करता है। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इसमें आ जाएगा सोच पर नियंत्रण। फिर आता है आपके मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर देता है कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे किताब चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पेन चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है वो मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत काम करता है। फिर आता है किशोरावस्था। तो किशोर होने के बाद वो व्यावसायिक चुनाव करना है भाई, यानी कि व्यावसायिक रूप से कौन से कार्य करना है, कौन से क्या करना है, तो इस अकॉर्डिंग वो चुनाव करता है। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 नंबर आपको दे रखा है। कथन दे रखा है कि पूर्व संक्रियात्मक का बच्चा अहम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक का बच्चा है वो अहम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है। इसका कारण क्या आता है कि इस चरण में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम होता है, यानी कि इस चरण के अंदर जो बच्चा है वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में क्या होता है भाई, तो सक्षम होता है। यानी कि इसमें आपके जो है ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 आपको दे रखा है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब सबसे प्रभावी होता है, यानी कि जो सीखना है वो कब सबसे कम प्रभावी या वो कब होता है, सबसे प्रभावी कब होता है, तो वह आपके इसमें आ जाएगा जब बच्चा सक्षम व्यक्ति की मदद से कार्य करता है तब उसको सीखना है वो सबसे प्रभावी हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है। यदि हैज़ दवाई चुराता है तो पुलिस बहुत पीटेगी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहने वाला बच्चा कौन से स्तर का होगा, तो ऐसी बात करने वाला जो बच्चा है वो आपके इसमें रहेगा भाई पूर्व परंपरागत अवस्था के अंदर या फिर स्तर के अंतर्गत रहता है कि अगर चोरी की तो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाली है। तो इसमें आ जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। फिर दे रखा है 103 नंबर कि निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा प्रदत्त नियम नहीं है। तो मेंडल के द्वारा दिया गया नियम कौन सा नहीं है, तो प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये भी मेंडल के द्वारा दिया गया, और पृथक्करण का नियम ये भी मेंडल के द्वारा दिया गया। लेकिन जो प्रत्यागमन का नियम है ये आपके मेंडल के द्वारा दिया गया नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। फिर दे रखा 104 नंबर कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बीज कोश की जो निरंतरता का सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो वो आ जाएगा आपके ऑगस्ट विस्मैन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है। संयुक्त कोश में होते हैं, तो संयुक्त कोश जो है इसमें क्या क्या होते हैं, तो वो आ जाएगा आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो आपको संयुक्त कोश में मिलने वाले हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है ना। 23 जोड़ी है यानी कि टोटल कितने गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़ी तो आते हैं आपके अलैंगिक गुणसूत्र, यानी कि आपके 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो इसमें आपके अलैंगिक रहते हैं, 44 गुणसूत्र, ठीक है ना। 22 जोड़ी मतलब 44, और जो आपके एक जोड़ी रहता है यानी कि आप एक जो गुणसूत्र रहता है वो रहता है आपके लैंगिक गुणसूत्र भाई, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपके लैंगिक गुणसूत्र, एक जोड़ी हो गया लैंगिक, और 22 जोड़ी हो गया आपके अलैंगिक गुणसूत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो संयुक्त कोश के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 106 आपको दे रखा है। 4 की घात 5 गुणा 6 की घात 8 गुणा 9 की घात 13 गुणा 10 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 66, इसमें आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिलने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 107 दे रखा है। 4680 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसको जब आप 4680 को ऐसे लिख करके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें आपको जो मिलेगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, 108 आपको दे रखा है। निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन से है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। पहला कथन दे रखा है, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। बिल्कुल सही है, जो गुणज होगा वो संख्या से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। फिर दे रखा है, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है।
तो ये भी इसमें सही है भाई। दी गई संख्या के जो गुणज होते हैं वो अपरिमित रूप से होता है, यानी कि कितने भी उसके आगे से आगे गुणज ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज है, बिल्कुल सही है भाई। प्रत्येक संख्या है वो स्वयं का गुणज भी होती है। तो इसमें आपके तीनों ही है वो सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 नंबर दे रखा है आपको। दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का मैसम समाप्रत्यय दे रखा है आपको 478। तो आपको लस्य पे पूछा, यानी कि एलसीएम आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लस्य पे गुणा मैसे पे करोगे तो इसमें आपको लस्य पे ज्ञात हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपके लस्य मिलने वाला है वो आएगा आपके इसमें, ये आपके पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे, तो वह संख्या कौन सी है भाई। तो वो संख्या आपकी आ जाएगी इसमें 182 रहने वाली है। तो 182 में अगर आप 5 का और 10 का, 12 का और 15 से भाग दोगे तो आपको प्रत्येक दशा में शेषफल 2 मिलने वाला है। और अगर आप 7 से भाग दोगे तो आपको शेषफल है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है। 8/15, 5/12, 3/20 का महत्तम समाप्रत्यय है। तो इसका अगर आप महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करोगे तो वो आपको मिलेगा 1/60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 112 आपको दे रखा है। दो संख्याओं 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं का मत्स्य 42 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होने वाली है, तो वो आ जाएगी आपके इसमें 126 इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 113 आपको दे रखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जिसमें 36, 48, 60 और 96 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है। तो वह संख्या आपका आ जाएगी इसमें 8,649 इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 व 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। तो वह संख्या आपकी आ जाएगी 247 इसमें रहने वाली है कि 247 में अगर आप 12 का, 16 का, 24 का और 30 का भाग दोगे तो आपको शेषफल के रूप में 7 मिलने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है। इंग्लिश शुरू हो रही है 115 से 19 तक। तो 115 आपको दे रखा है। सी वाज सेलिंग बेरीज, यानी कि वह बेरीज बेच रही थी। तो इसमें आपको अगर पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे तो वो इसमें आपको मिलेगा बेरीज वर बीइंग सोल्ड बाय हर, ये इसका आपके चेंज हो जाएगा भाई वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 दे रखा है। द टीचर बीट द चाइल्ड, टीचर बीट द चाइल्ड। तो इसका अगर आप चेंज करोगे तो वो आ जाएगा आपके द चाइल्ड वाज बीटन बाय द टीचर, द चाइल्ड वाज बीटन बाय द टीचर, यानी कि बच्चे को टीचर के द्वारा पीटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117 दे रखा है। हु डिड इट, यानी कि हु डिड इट जो है इसका अगर आप चेंज करोगे वॉइस तो वो इसमें आपके रहने वाला है बाय वूम वाज इट डन, बाय वूम वाज इट डन, ये आपके इसमें हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 118 आपको दे रखा है। ए लॉयन डज नॉट ईट द ग्रास, शेर जो है वो कभी भी घास नहीं खाता है। तो इसमें अगर आप चेंज करोगे तो वो आ जाएगा द ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय ए लॉयन, द ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय ए लॉयन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 119 आपको दे रखा है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फूड टेस्टेज डिलीशियस। तो इसमें आपको हो जाएगा द फूड वाज डिलीशियस व्हेन इट वाज टेस्टेड, यानी जब इसको टेस्ट किया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल वर्ब मीन्स टू मीट और सी समथिंग या समवन ऑल ऑफ सडन। तो इसमें जो आपके रहने वाली है वो वर्ब इसमें कौन सी आएगी, तो इसमें आ जाएगी आपके कम अक्रॉस, कम अक्रॉस इसमें सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर। सेट ऑन मीन्स, यानी कि सेट ऑन का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग निकलता है, तो वह इसमें आपके आ जाएगा टू अटैक समवन। सेट ऑन यानी कि टू अटैक समवन। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 नंबर आपको दे रखा है, द कॉपी मशीन एट दिस कैफ़े हैज़ डैश डैश डैश, यू कैन ऑर्डर समथिंग एल्स। तो चूज़ द करेक्ट पार्शियल फॉर्म या वर्ब फॉर द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। तो अबव सेंटेंस के लिए करेक्ट वर्ब आपको चूज़ करनी है, वो आ जाएगी इसमें ब्रोकन डाउन। हैज़ कैफ़े हैज़ ब्रोकन डाउन, यू कैन ऑर्डर समथिंग एल्स। तो इसमें आ जाएगा आपके ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 नंबर आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। यानी कौन सा स्ट्रक्चरल मेथड इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि मिस्ट्री ऑफ द वोकैबुलरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लर्निंग वेरियस स्ट्रक्चर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, द ऑडियो लैंग्वेज मेथड इज़ बेस्ड ऑन। तो जो ऑडियो लैंग्वेज मेथड होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो इसमें आपके आ जाएगा बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड हैबिट फॉर्मेशन। यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी जब उसका बिहेवियर है उसको देख करके, और हैबिट है वो थ्योरी सुनने की थ्योरी जो उसके द्वारा आप इसको सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, विच मेथड एम्फेसिस द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स एंड रियल ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपके जो 125 में रहेगा वो आ जाएगा आपके डायरेक्ट मेथड इसमें रहता है। तो विच मेथड एम्फेसिस ऑफ द यूज़ फॉर द विजुअल एड्स एंड द रियल ऑब्जेक्ट्स, तो वो आ जाएगा आपके डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है ना भाई, सीधे प्रसारित कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्मी मेथड। यानी कि कौन से मेथड को आर्मी मेथड कहा जाता है। तो वो इसमें आ जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो आपके इसको कहते हैं आर्मी मेथड के नाम से भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियो लैंग्वेज मेथड। तो कौन सा इसमें आपके सत्य नहीं है, वो आ जाएगा इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 कि एरर्स आर टॉलरेट एंड कंसिडर्ड द नेचुरल आउटकम इन ALM। तो ये आपके इसमें ऑडियो लैंग्वेज मेथड नहीं रहने वाला, इज़ नॉट ट्रू है, इसमें सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर आपको दे रखा है, 28 नंबर में दे रखा है आपको ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व्स। तो इसमें जो आपके आंसर आएगा वो इसमें हो जाएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द आइटम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर डीमेरिट ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आपके जो आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट रिक्वायर्ड हाईली ट्रेंड टीचर टू अचीव डिस्क्राइब्ड गोल्स। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द टारगेट लैंग्वेज शुड बी प्रैक्टिसेस इन एवरी डे सिचुएशन। तो इसमें आपके जो आने वाला है वो आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ। यानी जो सिद्धांत है वो इसमें रहता है कि जैसे को रिलेटेड करो, आपकी ज़िंदगी में जो दैनिक जीवन में जो कार्य हो रहे हैं उनको आप अगर को रिलेटेड करके सीखोगे तो आराम से लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, विच ऑफ द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ऑल फॉर एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग ए लैंग्वेज शुड बी इक्वली डेवलप्ड। तो इसमें आपके आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोजर। तो इसमें आपके जो रहने वाला है ऑप्शन वो इसमें आ जाएगा आपके 32 के अंदर 3 कि द लर्नर्स हैव टू कैरी ए बाईलैंग्वेज डिक्शनरी ऑल द टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अब शुरू होती है आपके हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन 133 दे रखा है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। कौन सा संधि शब्द है जो कि सही है, तो वो आ जाएगा आपके उत्त प्लस शिष्ट जो है इसका होता है उच्छिष्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें आपके बिल्कुल सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 दे रखा है, परि प्लस उष्ण शब्द की संधि होगी। तो परि प्लस उष्ण जो शब्द है इसका हो जाएगा आपके पर्युषण। क्या हो जाएगा भाई, तो पर्युषण इसका संधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है, निम्न में से संधि
सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके मात्रा अनुमति, यानी कि मात्री प्लस अनुमति जो है ये आपके एकदम सही संधि विच्छेद रहने वाला है। मात्रा अनुमति यानी कि मात्री प्लस अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, संधि से संबंधित असंगत विकल्प है। तो संधि से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो संधि हिंदी भाषा का शब्द है, ये आपके इसमें असंगत हो जाएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मिलान से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। और संधि का विलोम विग्रह होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला ही कथन इसमें आपके हो जाएगा असंगत, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें असंगत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा भाई 37 नंबर दे रखा है आपको, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो कौन से विकल्प के अंदर आपको शुद्ध शब्द दे रखा है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके प्रदर्शनी जो है ये बिल्कुल आपको शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 आपको दे रखा है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से आपके आ जाएगा दुर्व्यसन जो है ये शब्द आपके बिल्कुल एकदम शुद्ध रहने वाला है, दुर्व्यसन। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। कौन सा विकल्प है जिसके सारे के सारे जो शब्द है वो एकदम अशुद्ध रहने वाले हैं। तो वो आ जाएगा आपके ब्रज है, रविंद्र है, उपरोक्त, ये सारे के सारे अशुद्ध रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें आपके सारे के सारे अशुद्ध आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, अशुद्ध शब्द है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वो आ जाएगी आपकी गीतांजलि जो है ये इसमें आपके अशुद्ध रहने वाला है। जबकि अनुग्रहित शुद्ध है, पिपीलिका शुद्ध है, तैयार भी इसमें शुद्ध है, लेकिन गीतांजलि इसमें आपके अशुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा के अंदर जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, तो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री किस हेतु उपयोग नहीं है। किस हेतु उपयोगी नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके रटंत अवधिगम में वर्दी हेतु है, उपयोगी नहीं होती है, यानी कि रटने के लिए उसमें आपके सहयोग नहीं करती है। बाकी शिक्षण को प्रभावशीलता हेतु उपयोग की जाती है, पाठ्य वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए होती है, सार्थक अनुभव देने के लिए भी होता है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपके रटने के दे रखा है, वो इसमें आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में और शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। तो उपादेयता जो संबंधित नहीं है वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षण के मूल्यांकन की जो प्रक्रिया में सहायक होता है ये इसमें आपके संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि नीचे दे रखे जो शब्द है उनको आपको सुमेलित करके लिखना है। तो ग्राफिक सामग्री, तो ग्राफिक सामग्री आ जाएगी आपके मानचित्र से संबंधित रहने वाली है। फिर दे रखा प्रक्षेपित सामग्री, तो वो आपकी आ जाएगी इसमें स्लाइड से संबंधित रहने वाली, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 3। तीसरा दे रखा त्रिआयामी सामग्री, तो त्रिआयामी जो सामग्री है वो आ जाएगी आपके मॉडल्स, यानी कि मॉडल में रहने वाली है। फिर आपको दे रखा है डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, तो वो आ जाएगी आपके बुलेटिन बोर्ड, यानी कि 1। तो 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभाग शंकु के शीर्ष से तल की और सोपान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता है। तो वो आ जाएगा आपके विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है वो इसमें लागू नहीं होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 आपको दे रखा है, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष अमूर्त अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके प्रदर्शनी जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अनुभव रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 नंबर आपको दे रखा है, त्रिआयामी दृश्य सहायक उपकरण जिसका उपयोग लघु रूप में वास्तविकता को प्रदर्शित करने व दिखाने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके डायोरामा, यानी कि डायोरामा के द्वारा इसे वास्तविक रूप से प्रदर्शित भी किया जाता है और इसे दिखाया भी जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है, कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्य जीवंत चर्चा करते हैं, शिक्षण सहायता सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो
तो वो सिद्धांत आपके इसमें रहने वाला है अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत इसमें आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है, कठपुतली का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो कठपुतली का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री रहती है, वो आ जाएगी आपके दृश्य श्रव्य सामग्री रहने वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सीता वाद्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसको सीता वाद्य के नाम से जाना जाता है, तो वो आ जाएगा आपके जो ग्रामोफोन है, इसे सीता वाद्य के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो हाँ तो भाई ये था आपके रीट लेवल 1 का माइनर टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। कैसा लगा सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे आने वाली क्लासों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने जो भाई बहन हैं, दोस्त वगैरह है, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं आपके, उनमें आपको इस क्लास को शेयर भी करना है ताकि और भी भाइयों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।